हेलो बच्चों, जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें देखो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट में कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। देखो कोलिजन थ्योरी में जो सबसे पहली एजम्पशन है, इसमें रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनाई थी है। तो जो इसकी सबसे मेन एजम्पशन थी वो ये थी, पार्टिकल्स आर एज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट जो है, इसका सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो ये है कि जो पार्टिकल्स हैं उनको हमने हमेशा एज ए हार्ड स्फीयर मान के चलना है। इसके बाद देखो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, देयर विल बी कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स which may be same or different। सेम और डिफरेंट सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा। देखो इसमें से ना एक दो बारी क्वेश्चन का पॉइंट ये आया हुआ है कि क्या जो कोलिजन थ्योरी है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पे एप्लीकेबल है। बिल्कुल होगी। यूनिमॉलिक्यूलर हो, बाईमॉलिक्यूलर हो, ये इनके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो हमने थ्योरी ये स्टार्ट करी है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम फाइंड करते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो फैक्टर है P, एक ZAB और एक हमारे पास आएगा एनर्जी फैक्टर e⁻⁻ देखो ये जो ZAB है ये इसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये हमारे को बताता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स अकरिंग बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे होंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ZAB से। देखो इसके लिए हमने रिएक्शन ये मानी हुई है कि A+B प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं C। अगर मान लो कि रिएक्शन ऐसे आ जाए, A कन्वर्ट हो रहा है B में, तो फिर हम यहाँ पे Z क्या लिखेंगे? AA। भाई कोलिजन किस में हो रहा है? A और A में। यहाँ पे कोलिजन किस में हो रहा है? A और B में, जो रिएक्शन करके देगा हमारे को। अब देखो इसके बाद ये जो फैक्टर था ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इसको हम कहते हैं बोल्टाजमैन फैक्टर। और ये हमारे को क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अब देखो ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि देयर आर 10⁻23 से लेके 10⁻31 कोलिजन्स। और बच्चों कुछ बुक्स में ये 10⁻23 से लेके 10⁻28 तक भी दिया हुआ है। पर सेकंड। भाई एक सेकंड के अंदर इतने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं। तो अगर सभी कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाता तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती।
क्योंकि 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल है। अब यहाँ क्या है, 10 की पावर 23 है, 10 की पावर 23 से ज़्यादा है। तो अगर सभी कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाता तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है वो 1 सेकेंड से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। नोट ऑल कोलिजन्स विल गिव प्रोडक्ट। हर एक कोलिजन जो है वो हमारे को प्रोडक्ट बना के नहीं देगा। ओनली दोज रिएक्टेंट्स विच हैज एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी विल गिव प्रोडक्ट। ये हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि सारे के सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ वही कोलिजन प्रोडक्ट बना के देंगे जिनमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। या आप ये भी कह सकते हो कि जो बोल्टाजमैन फैक्टर है ये हमारे को बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज having energy equal to or greater than threshold। भाई जिनकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, वो जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन वो हमारे को पता लगता है किससे, बोल्टाजमैन फैक्टर से। अब देखो इसके बाद यहाँ पे एक ये फैक्टर है P, इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। अब इस केस के अंदर या इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। अब देखो ये हमारे को क्या बताता है, नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड विल गिव प्रोडक्ट। सारे के सारे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर है या उससे ज़्यादा है, सारे के सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना के नहीं देंगे। देखो इसका मतलब क्या है, मान लो कि हमारे को रिएक्शन करानी है, कि हम स्टडी कर रहे हैं कि NO2 और NO2 कंबाइन होके N2O4 बना रहा है। अब देखो कि इसका मतलब क्या है। भाई जब हम NO2 की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऐसा ही दूसरा है। अब देखो इस ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब क्या है कि जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन होगी, तो ही रिएक्शन होगी। अब N का ये लोन पेयर वाला हेड दूसरे N के लोन पेयर के हेड के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन होगी यहाँ पे। अगर मान लो कि ये कोलिजन ऐसे हो रहा हो और यहां पे ये आ जाए, तो ये ओरिएंटेशन से रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि चाहे मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, बट अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो वो प्रोडक्ट को लीड नहीं करेगा। तो अब जैसे यहाँ पे डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पे डायरेक्शन प्रॉपर है, देखो लोन पेयर का हेड लोन पेयर के हेड के साथ कंबाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो ये जो हमारे पास फैक्टर P है ये हमारे को बताता है कि जो कितना फ्रैक्शन है जिनकी प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है
कि उनकी जो ओरिएंटेशन है वो एक दूसरे के साथ हो। तो भाई कोलिजन थ्योरी के अंदर ये एक नया पॉइंट जो है वो उसने इंक्लूड किया था, भाई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास कोलिजन थ्योरी के पॉइंट है। अब देखो इस थ्योरी को हम आर्हीनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन में हमने लिखा था कि K जो है ये किसके इक्वल है, A इंटू ई की पावर माइनस EA/RT। अभी हमने कोलिजन थ्योरी में लिखा कि जो हमारे पास K की वैल्यू है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल आ रहा है P इंटू में फैक्टर ZAB इंटू ई की पावर माइनस EA/RT। भाई जब हम दोनों फैक्टर को कंपेयर करते हैं तो A किसके बराबर आएगा, P इंटू में ZAB। तो भाई ये दोनों थ्योरीज का कंपैरिजन है और ये कोलिजन थ्योरी है। अब देखो जो मेन इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि भाई कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। अब देखो इसकी स्टार्टिंग में हमने अजम्पशन मानी थी कि जो पार्टिकल्स हैं उनको हम हार्ड स्फीयर मान के चल रहे हैं। पार्टिकल्स वर assumed to be hard sphere where no consideration was taken for shape। भाई हमने क्या करा कि भाई मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर मान लिया और ये कह दिया कि भाई हार्ड स्फीयर जो है वो रिएक्ट करेगा, बट रिएक्शन जो है वो शेप के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन थी। अब देखो इसने क्या करा था, मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर माना था और ये कह रहा था कि भाई पार्टिकल जो है वो हम स्फेरिकल लेके चल रहे हैं और उसकी शेप को कंसीडर नहीं कर रहा था। तो रिएक्शन विदाउट शेप जो है वो हमारे को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देती। आपने लास्ट ईयर मैकेनिज्म भी पढ़ा है, SN2 सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाइमोलिकुलर। अब देखो यहाँ पे जो ये बाइमोलिकुलर बता रहा है ये बता रहा है मोलिकुलैरिटी, तो इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी है 2। और वहाँ पे आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो SN2 है ये 1 स्टेप में होता है। फिर आपने पढ़ा होगा कि इन SN2 बैक अटैक विल गिव प्रोडक्ट। अब ये आपने पढ़ा भी होगा कि SN2 में बैक अटैक से प्रोडक्ट बनता है, फ्रंट अटैक विल नॉट गिव प्रोडक्ट। तो भाई मॉलिक्यूल की शेप और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन जो है उसके ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी होगा कि यहाँ पे जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस इस सेंटर के ऊपर जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। लेस इज स्टीरिक हिंड्रेंस मोर इज रेट।
ये हमने पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है टर्शरी से, किस में, SN2 में। बट यहाँ पे ओरिएंट जो स्टीरिक फैक्टर है उसको यहाँ पे कहीं भी काउंट नहीं किया। तो अब इसको, ये जो था ये हमारी कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन थी। बच्चों जो +2 तक हमारे पास टॉपिक आता है वो यहाँ तक कवर हो जाता है। तो अब नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।